अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई आप सब खैरियत से होगे। दिस इज़ सर एमबीबीएस इंस्ट्रक्टर डॉक्टर रिजवान। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे इंशाल्लाह जो है एक फ़ैसला किया है, और वो ये है कि मैं जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो एमबीबीएस में स्पेशली एमबीबीएस जो कर रहे हैं, सही अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहुंच चुके हैं एमबीबीएस में, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, अब वो इंशाल्लाह सेकंड ईयर में आ गए होंगे। फर्स्ट और सेकंड ईयर में बेटा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आप लोगों का, और आप सबको पता है बेटा वो काफ़ी मुश्किल भी लगता है आप सबको। उस सब्जेक्ट का नाम है बेटा फिजियोलॉजी। सही है। और तो ये फिजियोलॉजी में इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को क्योंकि उसमें रीडिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा है। एनाटमी में ये है कि चलो डायसेक्शंस वगैरह होती हैं, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। फिजियो जो है ना, थोड़ा सा वो है जो ऐसा सब्जेक्ट जो प्रॉब्लम करता है। तो बेटा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अब से इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जितना मैं कर सका, इंशाल्लाह जितना मैक्सिमम टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब के चैनल पे। सही बच्चों, तो आप सब इसको जो है वो इंशाल्लाह, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं फिजियो, तो आप लोग ज़रूर इस मुझे बताना, कोई टॉपिक समझना स्पेशली वो भी बताना, कोई मॉड्यूल का जैसे आपको कोई भी टॉपिक है इसमें मुझे ज़रूर बताना। इसमें बेटा फिजियोलॉजी वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट मैं कहूँगा एमबीबीएस में। सही है, बीडीएस में भी पढ़ाया जाता है, और ये कोर सब्जेक्ट है बेटा। एनाटमी और फिजियोलॉजी कोर सब्जेक्ट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही। तो बेटा जहाँ तक बात है फिजियोलॉजी की, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बुक आती है, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें। इसके कवर जो पेज है, बेटा ये गाइटन के नाम से आप सबको पता है। सही है, ये है गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी 14th एडिशन। इसका एक पाकिस्तानी एडिशन भी आता है। सही बच्चों, इसमें टोटल 85 चैप्टर्स हैं, 85 चैप्टर्स, और तकरीबन 15 यूनिट्स हैं। तो बेटा हर यूनिट के अंदर फिर वो चैप्टर्स होते हैं। अगर मैं यूनिट वन की बात करूं, जो ये लिखा हुआ है साइड पे ग्रीन कलर, इसमें यूनिट वन जो है बेटा, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। सही। तो जिसमें से अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करें चैप्टर वन। चैप्टर वन का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर वन का नाम है मेरे बच्चों, इसमें एक मिनट पहले ये भी चीज़, चैप्टर वन का नाम है मेरे बच्चों फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है फंक्शनल बेसिस पे कैसी है। अच्छा, आप सब सोच रहे होगे सर फिजियोलॉजी की डेफिनेशन, चंदा फिजियोलॉजी का तो मतलब लाइफ स्टडी होता है। सही है। फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस। तो फिजियो का मतलब ही क्या है? फंक्शंस है। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस। किसके फंक्शंस? अब ऑब्वियसली बेटा, अब हम फर्स्ट सेकेंड ईयर से थोड़ा सा ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आगे हो चुकी हैं, अब तो सिर्फ ह्यूमंस की बात होगी। तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, चाहे सेल के लेवल पर हो, टिश्यू के लेवल पर हो, सब चीज़ों की जो फंक्शंस होते हैं उनकी स्टडी को हम लोग बायो में क्या कहते हैं बेटा, या साइंस में हम लोग उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। सही है। अब देखो बेटा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ना आपको एक हर एक लाइन जो है वो जो है उसको याद तो नहीं करना। अब जैसे मिसाल के तौर पे याद दिया हुआ है कि जो आरबीसी है उनकी तादाद 25 ट्रिलियन है। तो बेटा आप इस, अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तो रहे नहीं हो ना। अब जो है माशाल्लाह से अब आप जो है वो एक यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, एक ग्रेजुएशन लेवल पर हो, तो अब आपको ये सब छोटी मोटी चीज़ें इतनी खैर हो गई या करी ना भी याद हो। इसमें ना बेटा एमबीबीएस में मैं आपको इंशाल्लाह जल्द इसके जो सवाल जिस तरह बनकर आते हैं वो भी बताऊंगा। सही, वाइवा की प्रैक्टिस वगैरह सब पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो ये सब चीज़ों से अब आप लोग आगे निकल चुके हो, अब आपको पूरा प्योरली जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है सब। सही है ना, एक एक लाइन आपको पढ़नी है, इसमें आपको बेसिक बस कॉन्सेप्ट उठाना है हर एक एक पैराग्राफ में कि वो क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है आपको। ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने ही पढ़ा, मुझे कुछ खास इसमें कोई बात जो है मज़ा नहीं आया कि सिर्फ फिजियोलॉजी के बारे में बताया हुआ है इसमें। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने इसको भी पैराग्राफ पढ़ा। मैं आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा ताकि आप भी बोर ना हो, क्योंकि बेटा हर एक एक लाइन बताऊंगा ना तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे, सो जाओगे आप मेरे लेक्चर में, फिर मसला ये होगा। सही है। अब इसमें जो मुद्दे की बात है ना, मुद्दे की बात ये लिखी हुई है कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो लिंक करती है बेसिक साइंसेस को विद मेडिसिन एंड इंटीग्रेट्स मल्टीपल फंक्शंस ऑफ द सेल। कि ये एक लिंक माना जाता है मेडिसिन का और आपके बेसिक साइंसेस का। सही है। बेसिक साइंसेस का मतलब है जो बेसिक लेवल पे जो साइंस पढ़ाई जाती है आपको, सेल्स की, टिश्यूज की, सही, ऑर्गन्स की, उनके फंक्शंस की। तो सही है। तो अगर आपको ये नॉर्मल चीज़ें पता होंगी, अगर आपको किसी ऑर्गन, सेल, टिश्यू का फिजियोलॉजी यानी कि उसकी फंक्शंस पता होंगे, तभी आप उसकी मेडिसिन यानी कि तभी आप उसके एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो। और ये जो है पैथोलॉजी में होता है, ये भी एमबीबीएस में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है।
तो पैथो मतलब एबनॉर्मल फंक्शंस। एबनॉर्मल फंक्शंस पढ़ने के लिए बेटा आपको नॉर्मल फंक्शंस याद होने चाहिए। नॉर्मल फंक्शंस के लिए आपको फिजियोलॉजी जो है इसमें कमांड हासिल करनी है, ग्रिप हासिल करनी है ऐसी कि बस आपके कॉन्सेप्ट जबरदस्त बन जाए। सही बच्चों। ये देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ भी ना, पैथोफिजियोलॉजी। चलो बच्चों हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेल्स आर द लिविंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी। हम सबको पता है सेल्स जो है वो लिविंग यूनिट्स होते हैं बॉडी के। यहाँ पे लिखा हुआ है द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल। ऑब्वियसली हम ये सब पढ़ते हुए आए। अगर हम इस पर आए, अगले इसमें कॉलम में क्या लिखा हुआ है। अच्छा ईच टाइप, अच्छा क्योंकि ये पहले लेक्चर है बेटा, पहला यूनिट का पहला चैप्टर है, तो कोशिश करूंगा थोड़ा सा मैं बेसिक ही रहूं। सही, आइंदा आने वाले टॉपिक्स में, चैप्टर्स में ऑब्वियसली टर्म्स भी ज़्यादा हो जाएंगी और आपको ज़्यादा जल्दी अच्छे से समझना है। सही है, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा वो लेक्चर। वो कह रहे हैं कि जो हर जो सेल होता है इंसान की बॉडी में, जिसकी जितनी भी टाइप्स होती हैं, और वो सब हर एक एक टाइप जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि सेल्स हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, उनकी किस्में जो हैं, टाइप्स जो हैं, वो हर एक एक टाइप जो है वो अडेप्ट है एक एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब वो कह रहे हैं रेड ब्लड सेल्स जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, याद होगा आपको। सही है, रेड ब्लड सेल्स जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट मीन्स सेल। तो ये हमारी बॉडी में तकरीबन 25 ट्रिलियन है हर एक इंसान में। और उनका काम क्या है चंदा, इनका काम है लंग्स से टिश्यूज तक जो है वो ऑक्सीजन लेकर आना। और ये काम इनके लिए कौन करता है? ये काम इनके लिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मेटेलोप्रोटीन, आयरन कंटेनिंग, उसका नाम है मॉलिक्यूल का हीमोग्लोबिन। सही है। अच्छा वो कह रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स हमारे बाकी तमाम बॉडी के सेल्स में मोस्ट अबंडेंट है। सही है, ये अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स की टाइप्स हैं, उन सब टाइप्स में सबसे ज़्यादा जो टाइप है वो किसकी है बच्चों? रेड ब्लड सेल्स की है। सही है, और पूरी बॉडी के अगर सेल्स की बात करें तो बहुत सारे ही हैं, मतलब ट्रिलियंस की तादाद में। और थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो लिखा हुआ है तकरीबन इंटायर बॉडी में तकरीबन 35 से 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। अब ये जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। सही, तो आप इसको उतना कोई खैर है मसला नहीं है। अभी फिलहाल इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ ताकि जो है वो आपको इंटरेक्टिव लगे लेक्चर, थोड़ा सा वो कलर्स वाला भी। और ये इंसान की साइकी होती है, बिल्कुल अगर स्ट्रेट ऐसे ही पढ़ा दूँ विदाउट एनी हाईलाइटिंग द पॉइंट्स तो फिर वो आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा। और ये थोड़ा सा भी स्टार्ट में इसको पेज बनाना है भी हमने। सही है। अच्छा एक और भी चीज़ इसमें लिखा हुआ है, जो सेल्स होते हैं, सही है, उनके ऑफन डिफर मार्कली फ्रॉम वन अनदर बट ऑल हैव सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कह रहे हैं कि हर सेल दूसरी किस्म के सेल से अलग है, स्ट्रक्चर में, शेप में, साइज में, फंक्शन में। लेकिन कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स है बेसिक जो तकरीबन सब में कॉमन होते हैं, फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से? जैसे हर सेल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन आता है, और वो हमारे फूड पार्टिकल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है। बच्चों गैस करो कौन से, ये सेल के कौन से पार्ट की बात हो रही है कि जहाँ पे फूड जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उस ऑर्गेनेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एटीपी निकलता है और थोड़ा सा वाटर निकलता है। तो बेटा ये बात हो रही कॉन्ड्रियोसोम्स, जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। याद है बच्चों? सही है, फर्स्ट ईयर में सिंटेक्स बुक बोर्ड में भी लिखा हुआ था ये। थोड़ा सा अगर अब मैं एग्जांपल दूं तो परेशान हुई ना फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की, क्योंकि वो तो आपके बेसिक है ना। अगर आपकी फर्स्ट और सेकंड ईयर अच्छी ना तो आपको इंशाल्लाह फिजियो में, एनाटमी में, एमबीबीएस के किसी भी सब्जेक्ट में स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को तभी हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये सेंटर माना जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ काम हो रहा होता है। सही बच्चों, इसमें लिखा हुआ है, और इसमें कोई बात नहीं, और इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक, थोड़ा सा नीचे आ जाओ आप। अब इस पे लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द बॉडी आउट नंबर ह्यूमन सेल्स। यानी कि आउट नंबर का मतलब है कि जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में रह रहे हैं, उन्होंने आउट नंबर कर दिया, उन्होंने मतलब बीट कर दिया, उन्होंने हरा दिया है हमारे सेल्स की तादाद को। यानी कि हमारे सेल्स अगर ट्रिलियंस में ना तो वो उससे भी ज़्यादा हैं। अगर हमारे बॉडी में 35 to 40 ट्रिलियन सेल्स हैं, लेट सपोज ना, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, तो वो उससे भी ज़्यादा होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में माइक्रोब्स भी कहते हैं। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? देखो माइक्रोब्स लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ ये इनहेबिट यानी कि पाए जाते हैं? हमारी स्किन में, माउथ, गट, नोज। सही है, माउथ समझ में आ गया होगा, नोज समझ में आ गया, गट। बच्चों गट को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। द रीजन फ्रॉम माउथ टू एनस, 30 फीट यानी कि 9 मीटर्स लॉन्ग।
सही है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं हमारे जो जीआईटी है, देखो गट के अंदर ही आता है जीआईटी। गट क्या है बच्चों? माउथ से एनस, और जीआईटी क्या है? स्टमक से एनस का रास्ता। सही है। तो जीआईटी में वो कह रहे हैं कि लेट सपोज आपके पास इतने ज्यादा स्पीशीज हैं, 400 से 1000 स्पीशीज है, स्पीशीज है, तादाद नहीं कह रहे, वो किस्में कह रहे हैं। 400 से 1000 किस्मों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे गट में, सॉरी हमारे जीआईटी में। सही है। और ये कम्युनिटीज में रहते हैं और ये डिजीजेस भी कॉज करते हैं। सही, इनको हम लोग माइक्रोबायोटा भी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। लेकिन बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, लिखा हुआ है देखो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे लिव इन हार्मनी, यानी कि वो मिलजुल के रहते हैं हमारे सेल से। और इस रिलेशनशिप को बच्चों क्या कहते हैं? सिम्बियोटिक। याद होगा आपको, सॉरी फॉर द राइटिंग, मैं थोड़ा थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूँ ना। जल्दी ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सही है। और ये माइक्रो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जिसमें होस्ट और जो उसके साथ जो रह रहा है, उसका गैस समझ लो, वो दोनों मिलजुल के रहते हैं। अब हमने उनसे क्या फायदा उठाया हुआ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे जीआईटी में रहते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में स्पेशली, हमारे बॉडी के सेल्स के साथ, तो वो हमारे लिए विटामिन सिंथेसिस करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा जरूर, एमडी कैट की जब प्रिपरेशन करे होगे फर्स्ट ईयर की, जरूर आपने की पॉइंट से पढ़ा होगा। विटामिन के विटामिन बनाते हैं। सही है, बहुत ज़रूरी है ये। और हमने उनको क्या फ़ायदा दिया हुआ है? हमने उनको रहने की जगह दी हुई है। समझ गए? तो ये चीज़ है। तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं विटामिन का, लेकिन आप ज़रूर याद रखना विटामिन। सही है। विटामिन सिंथेसिस करते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा बेटा सीकम का। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसको हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, सीकम का नाम क्या है? सीकम, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसको बायो में कहते हैं हाउस ऑफ अच्छे बैक्टीरिया। ये घर माना जाता है अच्छे बैक्टीरिया का। हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया, सीकम। सही है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कौन सा होता है बच्चों? जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। सही है। इनके बाहर वाला जो फ्लूइड होता है ना बच्चों, उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, आईसीएफ, जिनको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हो आप, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हो। तो मैं आप इसको बोलना चाहूंगा टिश्यू फ्लूइड। बहुत सारे नाम है इसके। टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं आप इसको, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। इंटर का मतलब होता है दरमियान में, और इंट्रा का मतलब होता है अंदर। तो जो सेल्स के अंदर का जो फ्लूइड होता है ना, इसको इंट्रासेल्यूलर कहते हैं। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। तो एक होता है आईसीएफ और एक होता है ईसीएफ। आईसीएफ इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से याद रखो आप, जो सेल के अंदर होता है। और जो ईसीएफ होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यार ये सेल के बाहर का फ्लूइड है। तो उसमें कह रहे हैं कि अबाउट जो है वो 50 से 80%, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, अबाउट 50 to 70% जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है उसमें फ्लूइड ही फ्लूइड है। और उस फ्लूइड में आपके पास आयंस और बाकी सब्सटेंसेस है जिनका जिक्र अभी आएगा नीचे। सही है। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इज इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। एक मिनट। और ये जो फ्लूइड हमारे पूरी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है, वो तकरीबन हमारी पूरी बॉडी में तकरीबन 50 to 70% फ्लूइड है। और ये फ्लूइड ज़्यादातर हमारे सेल्स के अंदर है, आप साइटोप्लाज्म कह लो उसको। सही है। ये फ्लूइड हमारी बॉडी में टोटल जो है वो 50 to 70% हमारी बॉडी में फ्लूइड है। और सेल के अंदर फ्लूइड को, जिसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं, वो ज़्यादा है। इसमें से ज़्यादातर वो फ्लूइड है जो सेल्स के अंदर है, और जो एक 1/3 हिस्सा है, सही है, एक तिहाई हिस्सा जो है वो हमारे उन सेल्स के बाहर है, फ्लूइड, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। सही है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब आ जाओ जरा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की बात करते हैं। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में आयंस है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये सेल्स को ज़रूरी ही चाहिए होते हैं ताकि लाइफ उसकी मेंटेन रह सके। तो दस ऑल सेल्स लिव इन एसेंशियली द सेम एनवायरनमेंट, और तमाम सेल्स जिस फ्लूइड में रहते हैं उस फ्लूइड को कहते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। सही है। और इसी वजह से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड को हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, क्योंकि है तो बॉडी के अंदर ही ना, और इसी एनवायरनमेंट में सेल्स भी रह रहे हैं। और इसका एक फ्रेंच जुबान में एक इसका और भी नाम है मिलियो इंटीरियर। और ये एक साइंटिस्ट है क्लॉड बर्नार्ड ने
इनाम रखा था। खैर आपको ये भी सब जरूरी नहीं याद करना। अच्छा बेटा सेल जो है वो आर कैपेबल ऑफ लिविंग एंड परफॉर्मिंग देयर स्पेशल फंक्शंस एज लॉन्ग एज दी प्रॉपर कंसंट्रेशंस। सेल को बेटा इसी इंटरनल एनवायरनमेंट को इसी इंटरनल एनवायरनमेंट में रहने के लिए या ईसीएफ में रहने के लिए कुछ चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है चंदा। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, आइंस, अमाइनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स, फैटी सब्सटेंसेस, ये सब चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रॉपरली मौजूद होनी चाहिए। सही है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, मतलब नेक्स्ट सब हेडिंग है डिफरेंसेस इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जो सेल के बाहर का फ्लूइड होता है, और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो क्या डिफरेंस है बच्चों सेल के बाहर, सेल्स के बाहर वाले फ्लूइड में और सेल्स के अंदर वाले फ्लूइड में? तो जो सेल के बाहर वाला फ्लूइड होता है बच्चों, जिसको ईसीएफ कहते हैं, जो जिसको ईसीएफ कहते हैं, सही है, इसमें बहुत ज्यादा होता है सोडियम। ये याद आपको फिजियोलॉजी में ना ऐसी चीजें याद करनी है। साइंटिस्ट का नाम इतना खैर हो गई, मसला नहीं है। परसेंटेजेस इतना मसला नहीं है, लेकिन अब ये चीजें हैं देखो, अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा एडवांस होगा इंशाल्लाह। सेल्स के बाहर जो है वो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा हैं, जो लार्ज क्वांटिटीज में, बुक की लाइन आपने हाईलाइटर लाजमी साथ रखना है पढ़ते हुए। सोडियम ज्यादा है, क्लोराइड ज्यादा है, बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा है, सही है। और आपके पास कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हैं सेल्स के लिए। ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है, यानी कि लिपिड के खानदान की बात हो रही है, अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स है, सही है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, जो कि सेल्स रिलीज करते हैं, फिर वो जाती है सेल से लंग्स में, और वहां से फिर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। और इसी ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं, जो यहाँ से जाएंगे होते होते किडनीज में, और किडनीज से उनकी एक्सक्रीशन हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सॉरी। हम्म। अच्छा बच्चों, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड यानी कि सेल के अंदर वाले फ्लूइड में ज्यादातर क्या चीज़ है? यहाँ पे सोडियम को गोली मार दो, सोडियम नहीं है। सोडियम कम है, मतलब लार्ज क्वांटिटीज की अगर बात करें तो पोटेशियम है बच्चों, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट आयंस है, इंस्टेड ऑफ द सोडियम इन क्लोराइड आयन, समझ गए? वो भी होंगे, सोडियम भी होंगे, लेकिन कम है। तो बेटा ये जो डिफरेंस होता है ना, ये जो बाहर कोई चीज़ ज़्यादा है अंदर कोई चीज़ कम है, तो बेटा इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, यानी कि मिकदार का फर्क। फर्क को कहते हैं, ये फर्स्ट ईयर से वर्ड आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा उसको अहमियत नहीं दी जाती थी वहाँ पे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? मिकदार। ग्रेडियंट का मतलब होता है फर्क। तो ये जो फर्क होता है ना, इसी से फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? चीजें ट्रांसपोर्ट होने में, चाहे डिफ्यूजन हो, ऑस्मोसिस हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो। तो बेटा ट्रांसपोर्ट होने के लिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, हमेशा कंसंट्रेशन का फर्क होना चाहिए, तभी चीज़ें जाएंगी। आप इन शॉर्ट आप कभी भी नहीं सुनोगे कि चीज़ें अपनी हाई कंसंट्रेशन से हाई में जा रही है, नेवर। आप कभी भी नहीं सुनोगे चीज़ें अपनी लो से लो जा रही है, नेवर। चीजें या तो जाती हाई से लो, या तो जाती लो से हाई। हाई से लो जा रही है, मुबारक हो। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो तीन किस्म की होती है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लो से हाई जा रही है तो मुबारक हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो लो से हाई जा रही तो वो है एनर्जी इस्तेमाल करके। तो चीजें हाई से लो या लो से हाई जाती हैं। और इनको आने जाने के लिए वो आपके पास यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पेशल ट्रांसपोर्टिंग, स्पेशल मैकेनिज्म्स भी हैं चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो कह रहे हैं कि हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। जो प्रोटीन्स होते हैं याद करो, जो आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, याद होगा। अच्छा बच्चों, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रा सेलुलर, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जिसको हम लोग बायो में कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसके अंदर सब सेल्स पड़े हुए हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर है, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो वो क्या मेंटेन रहना चाहिए? बिल्कुल। तो उसको मेंटेन रखने के लिए एक फिनोमेना होता है बेटा, एक ऐसा फिनोमेना जो हमेशा काम करता है हमारे लिए। और ये आपका सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर था, और आपकी मैट्रिक में भी पढ़ा होगा आपने इंशाल्लाह। और अब ये इंशाल्लाह आपके पास अब और ज़रा डिटेल में आने वाला है जल्द। तो बेटा इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। होमियो मीन सेम, होमियो मीन सेम, स्टेसिस का मतलब होता है कंडीशन। तो सेम कंडीशन, यानी कि सेम रहने की कोशिश को कहते हैं, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है ना बॉडी का, उसको सेम रखने के लिए जो पूरी कोशिश करता है मैकेनिज्म, फिनोमेना, उस कोशिश को, उस फिनोमेना को कहते हैं होमियोस्टेसिस। ये अगर बिगड़ जाएगा तो एबनॉर्मेलिटीज, बीमारियां होंगी, सही है। बेटा यहाँ पे वही एक बात लिखिए, अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट था। चलो अगेन फिजियो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग फिजियोलॉजी पढ़े, आप लोग फिजियोलॉजिस्ट हो इंशाल्लाह।
हाँ तो बेटा वॉल्टर कैनन साहब ने ये टर्म रखा था होम्योस्टेसिस का। क्या चीज़ होती है होम्योस्टेसिस? मेंटेनेंस ऑफ नियरली, देखो हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं हो सकती, सही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट बिल्कुल 100% सेम रखता है, कोई मसला नहीं चंदा। अगर परफेक्ट नहीं रख सकता या नहीं रखता, तो तकरीबन जो है वो कांस्टेंट के नियर नियर तो रख सकता है ना, और वो बिल्कुल रखता है होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पे सही वर्ड लिखा हुआ है नियरली। कांस्टेंट कंडीशंस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, बस इंटरनल एनवायरनमेंट की कंडीशंस को तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट रखना, सही से रखना, उसको उसकी मेंटेनेंस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। सही। अब यहाँ पे आप जरा चेक करो, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल कुछ करके लिखा हुआ है, द लंग्स प्रोवाइड ऑक्सीजन। लंग्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जाती है, और ये टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन यूज बाय द सेल्स। और ये जो है वो उस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है जो ऑक्सीजन सेल्स ने इस्तेमाल करी हुई है। सही, यानी कि सेल्स को कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन मिल रही है, उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए से रेस्पिरेशन करें, और वो फिर उसी ईसीएफ में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हैं, वो वहां से जा रही है लंग्स में, लंग्स से हमारी बॉडी से बाहर जा रही है। उस प्रोसेस को एक्सलेशन या एक्सपायरेशन भी कहते हैं। समझ गए बच्चों? किडनीज ने कैसा मेंटेन किया हुआ है? किडनीज जो है वो मेंटेन करती है, बेस्ट चीज लिखी हुई याद रखना, किडनीज मेंटेन करती है आयनिक कंसंट्रेशंस, यानी कि किडनीज ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स भी हैं। जीआईटी क्या काम करते हैं? जीआईटी प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स, और जो वाइल एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और जो वेस्ट या अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको बॉडी से निकाल देता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? उस प्रोसेस को मेरे बच्चों कहते हैं इजेशन। किडनीज करती है एक्सक्रीशन, और स्किन भी करती है एक्सक्रीशन। सॉलिड वेस्ट मटेरियल का निकलना याद रखना। जीआईटी की बात हो रही है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल की बात हो रही है, तो वो हो रहा है तो वो हो रहा है इजेशन। और किडनीज और स्किन की बात हो रही है, लिक्विड वेस्ट मटेरियल है, तो वो याद रखना बेटा, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन और इजेशन की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस स्टेट चेंज है। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या स्वेटिंग, सही, फ्रॉम किडनीज एंड स्किन रिस्पेक्टिवली। और जो आपके पास इजेशन है, वो इट इज अ रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल, सही, फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, इसमें क्या लिखा है बच्चों? इसमें सही है, ठीक है। देखो ये जो आयंस है ना, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी हैं वो नॉर्मली रेगुलेटेड विद इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज रादर देन फिक्स वैल्यूज, सही है। तो ये एक इनकी रेंज होती है वैल्यूज की, उतनी रेंज में ये सब मेंटेन रहते हैं। फिक्स्ड वैल्यू ऐसा नहीं होती, फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि होम्योस्टेसिस बेटा नियरली कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन रखने की कोशिश करता है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर सम ऑफ द बॉडीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिस रेंज इज, कुछ हमारी बॉडी में ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनकी रेंज जो है वो बहुत स्मॉल होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल रेंज होती है, कुछ की रेंज काफ़ी वास्ट होती है। तो वेरिएशंस इन द ब्लड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हमारे ब्लड में जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मली लेस देन 5 नैनोमोल्स, सही है। और आपको ब्रैकेट वाला भी याद करना है फिजियोलॉजी में, सही। द ब्लड सोडियम कंसंट्रेशन इज ऑल्सो टाइटली रेगुलेटेड होगा। जो आपके पास ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन है वो भी काफ़ी नैरो रेंज में, अगर आप नोट करो बच्चों, नॉर्मली वेरिंग ओनली अ फ्यू मिलीमोल्स पर लीटर, सही है। ये चीज़ याद रखिएगा, इवन विथ लार्ज चेंजेस इन सोडियम इनटेक बट दीज वेरिएशंस ऑफ सोडियम कंसंट्रेशन आर एट लीस्ट 1 मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन फॉर हाइड्रोजन, सही है। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आपने सोडियम ज़्यादा भी ले लिया, तो ये जो वेरिएशंस हैं आर एटलीस्ट 1 मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन फॉर हाइड्रोजन आइंस। यानी कि जो कंसंट्रेशन है सोडियम की, फिर भी वो हाइड्रोजन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। यानी कि सोडियम जो है उसकी तादाद हाइड्रोजन के साथ अगर मिला के देखें, इवन अगर आपने नमक बहुत ज़्यादा भी खा लिया, फिर भी सोडियम जो है बहुत ज़्यादा तादाद में है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सही, याद रखना, मतलब इन दो, इन्होंने आयंस को कंपेयर किया है हमारे बॉडी में इनकी कंसंट्रेशन के एतबार से, सही है। अच्छा अच्छा, अब ये इस पे क्या लिखा हुआ है? ऐसा कुछ खास बात नहीं है इसमें, सही है। वो ये सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। ये कुछ पढ़ते हैं, होम्योस्टैटिक कंपनसेशंस इन डिजीजेस।
अगर कोई डिजीज अल्लाह ना करे हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो होमियोस्टैटिकली कैसे कंपनसेट या मैनेज होता है। डिजीज, ये अच्छा लाइन लिखी हुई है, डिजीज इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट ऑफ डिस्टरप्टेड होमियोस्टेसिस। डिजीज, बीमारी जो है, वो अक्सर वो जो है वो एक मानी जाती है कि एक ऐसी स्टेट है जिसमें होमियोस्टेसिस क्या हो गया, डिस्टरप्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो यानी कि अनबैलेंस होमियोस्टेसिस इज डिजीज, या अनबैलेंस होमियोस्टेसिस, यानी कि अनबैलेंस होमियोस्टेसिस तो तफरी वाला बोल दिया, खैर डिस्टर्बेंस इन होमियोस्टेसिस कैन कॉज डिजीज। ठीक है। तो अच्छा, इसमें अब आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजीजेस दैट इम्पेयर द किडनीज एबिलिटी, ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीजेस जो किडनीज के फंक्शंस को इम्पेयर यानी कि डिस्टर्ब या डिस्टर्ब कर दें। तो उसकी वजह से किडनी जो है वो उसके काम में क्या मुतासिर होगा, वो कि वो सॉल्ट और वाटर को जो है वो मामला तो उसके नहीं देख पाएगी एक्सक्रीट करने के, कितना सॉल्ट और वाटर, यानी कि वो ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन किडनीज की क्या हो जाएगी बच्चों, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो किडनीज की अगर ऑस्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब हो गई, सही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सही है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाए तो आपको पता है बेटा एंड स्टेज में किडनी फेल भी हो जाती है। तो बस होमियोस्टेसिस क्या करेगा, होमियोस्टेसिस बैक टू नॉर्मल लेने की कोशिश, बैक टू नॉर्मल करने की कोशिश करेगा उसको, which initially helps return excretion to normal state so that a balance between intake and renal excretion can be maintained। तो होमियोस्टेसिस के जरिए से वो जो आपके पास बैलेंस है ना, वो बेहतर वो बरकरार रखने की कोशिश करेगा। अब वो आपको पता है क्या होगा, जब यहाँ पे लिखा हुआ है ना सॉल्ट एंड वाटर, तो आप समझ जाओ बेटा एक बड़ा सा प्यारा सा हार्मोन है। एक तो ये काम करेगा इसमें एडीएच, जो वाटर एब्जॉर्प्शन के मामला देखेगा, याद करो। एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वेसोप्रेसिन कहते हैं। और जब सॉल्ट की बात लिखी हुई है तो एक और हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, सोडियम पोटेशियम, इन सब के मामला देखेगा। तो ये इवेंचुअली ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर क्या होने की कोशिश हो जाएगी, मेंटेन। और ये सब कौन कर, अल्लाह के बाद कौन सा मैकेनिज्म भाई, होमियोस्टेसिस। सही है, दिस बैलेंस इज नीडेड टू मेंटेन लाइफ, बिल्कुल। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो वो वेरियस ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द किडनीज। सही है, ये मसला है, किडनी या रीनल डैमेज हो सकता है, रीनल मतलब किडनीज। सही है। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है इसमें, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं है। तो वो बता रहे हैं इस चैप्टर में मेनली आउटलाइन करेंगे आप डिफरेंट फंक्शनल सिस्टम्स को ऑफ द बॉडी एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनका जो रोल है होमियोस्टेसिस के लिए। सही बच्चों, तो ये था आपके पास। अब अगला टॉपिक है आपके पास एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मुझे इस पूरी हेडिंग में ना सबसे अच्छा क्या लगा, अब आ जाओ बेटा, तगड़ा सा टॉपिक आ रहा है मेरे बच्चों, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जिसको हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या सेल्स के बाहर वाला फ्लूइड या दरमियान वाला फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द बॉडी इन टू स्टेजेस। वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सर पूरी बॉडी में, दो स्टेजेस बच्चों, दो को याद रख लो। फर्स्ट स्टेज क्या है, मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स, के वो जब हमारा खून गुजरता है खून की नालियों से, ब्लड वेसल से, पूरी बॉडी में। सेकेंड स्टेज क्या है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन द टिश्यू सेल्स। उफ जबरदस्त, एक मिनट इसको सही अंडरलाइन कर दूं। सेकेंड स्टेज क्या है, जब हमारा खून गुजरता है ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है बेटा, खून की सबसे पतली और सबसे छोटी नालियां। जैसे ये आर्टरी आई, सही है, ये आर्टरी आई, और ये वेन आ गई, ये वेन आ गई। सही, तो आर्टरी और वेन में कोई पोर तो होता नहीं है। तो बेटा आर्टरी टूटती, आर्टीरियोल्स और मेटा आर्टीरियोल्स, टर्मिनल आर्टीरियोल्स, मेटा आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरी का नेटवर्क होता है जिसको क्या अपना कैपिलरी बेड कहते हैं, फिर वेन्यूल्स बनती है, फिर वेन बनती हैं। आर्टरीज, आसान लफ्जों में कैपिलरीज, वेन्स। सही, तो कैपिलरीज में पोर्स होते हैं जिनको कैपिलरी पोर्स कहते हैं। अब ये जो फ्लूइड यहाँ के अंदर से आ रहा था, ये जो फ्लूइड, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये जो फ्लूइड यहाँ से आ रहा था बच्चों, ये अंदर जो फ्लूइड आ रहा था इसके, अब ये फ्लूइड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इन पोर से लीक हो जाएगा। तो ये भी एक स्टेज होती है मूवमेंट की, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की। सही, तो क्या लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस का मतलब क्या है, यहाँ पे भी सेल होगा मौजूद, यहाँ पे भी सेल होगा, यहाँ पे भी सेल होगा। तो ये जो फ्लूइड है, ये कैपिलरीज से निकल के इन स्पेसेस में आ जाता है जो सेल्स के दरमियान होती हैं। इन्हीं स्पेसेस को हम लोग कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस
और इस फ्लूइड को कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। सही है। एक तो वो फ्लूइड था जो खून की नालियों के अंदर है, और एक वो फ्लूइड था जो खून की नालियों यानी कि ब्लड वेसल्स से, कैपिलरी से निकल के सेल्स के दरमियान में आ गया। सही बच्चों। फिगर वन, फिगर 1-1 क्या बता रहा है? शोज ओवरऑल सर्कुलेशन। भाई फिगर 1-1 देख लो भाई। एक मिनट। बड़ी कॉमन तस्वीर है ये। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ना, जूम आउट करते हैं, सॉरी। थोड़ा और जूम आउट करना पड़ेगा। और इन साहब को मैं लेकर चले आता हूँ थोड़ी देर यहाँ जरा। सही है। बच्चों ये लंग्स हैं, लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स दिए मैं। एक मिनट। मेरे बच्चों, लंग्स, गट। सही। और क्या दिया हुआ है सर? कोई ऑर्गन, किडनीज। डन। देखो ये गट। सही है। वैसे इनको जीआईटी लिखना चाहता है ये, क्योंकि बात हो रही है स्टमक से लेके उसकी। खैर स्टमक भी नहीं बना हुआ, चलो खैर हो गई, गट लिख दिया। ये हमारा वो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। लेफ्ट हार्ट पंप, राइट हार्ट पंप। लेफ्ट हार्ट, हमारा जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट, हम लोग पढ़ते थे याद है? तो लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में कौन सा ब्लड होता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड। और राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है मेरे बच्चों? डी ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, अल्लाह भला करे, राइट हार्ट पंप ये सब जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेके। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजनेटेड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। सही है। तो ये ब्लड जा रहा है लंग्स में, साफ होने के लिए, लंग्स से साफ होकर आया ये हार्ट में। हार्ट ने सबको दिया। हार्ट ने जीआईटी को ऑक्सीजन दी। हार्ट ने किडनीज को साफ खून दिया रीनल आर्टरी के जरिए। हार्ट ने सबको दिया। और ये आर्टीरियल लेवल पे काम होता है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड वेसल निकलती है बेटा, उसको आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, याद है? आर्टरीज। फिर ये आर्टरीज जो होती है वो टूट जाती है कैपिलरीज में। कैपिलरीज ने, अब ये आपको नजर आ रहा होगा कैपिलरी का गुच्छा, जिसको थॉरोफेयर चैनल भी कहते हैं। सही। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये कैपिलरीज का जो ऑक्सीजन है, अब यहाँ से टिश्यू को गया होगा। कैपिलरीज की सारी ऑक्सीजन मिली होगी टिश्यूज को। टिश्यूज खुश हो गए होंगे, टिश्यूज ने कहा यार वाह, अब मैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन करूंगा। रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। यानी कि कैपिलरीज वो जगह होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। तो यहाँ पे भी सेल होगा। अभी अभी सारी डायग्राम भूल जाओ, ये समझो ये सब सेल्स हैं। सेल्स को जब ऑक्सीजन मिलती है तो सेल्स खुश हो जाते हैं। सेल ऑक्सीजन पकड़ के CO2 दे देते हैं। वही CO2 कैपिलरी लेते लेते कहाँ जाती है? वेनस एंड, यानी कि यहाँ वेन्यूल्स बनेंगी। या वेन्यूल्स बनेंगी बच्चों। फिर वेन्यूल से आहिस्ता आहिस्ता वेन वेन होते होते होते, ये सब इन सब ने, यानी कि इन सारे ऑर्गन्स ने कैपिलरीज को अपनी कार्बन डाइऑक्साइड दी। होते 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 ये सब हार्ट की राइट साइड पे जाएगा, और राइट साइड से हमारे लंग्स में जाएगा, इन शॉर्ट। समझ गए? तो ये बात थी सारी। तो ये इस तरह काम होता है। एक मिनट, जरा इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर दें। ठीक है बच्चों। तो ये था आपके पास फिगर 1-1 में, ये बताने की कोशिश कर रहे थे आसान लफ्जों में। जहाँ तक बात है फिगर 1-2 की बेटा, फिगर 1-2 में कुछ भी नहीं आसान है। आर्टरी टूटती है आर्टीरियोल में, और वेन वेन बनती है वेनियोल से। आर्टरीज हमेशा ब्रांचेस में टूटती हैं, उन ब्रांचेस को आर्टीरियोल्स कहते हैं। वेन हमेशा ब्रांचेस से बनती हैं, याद रखिएगा। आर्टरीज ऑलवेज डिवाइड, आर्टरीज हमेशा डिवाइड होती हैं। वेन हमेशा बनती हैं, वेन ऑलवेज फॉर्म। सही है। अच्छा, ये जो आर्टीरियोल टूटी फिर ये कैपिलरी में टूटी होगी, चेक करो, ये सब सेल्स बने हुए और इनके अंदर के ये न्यूक्लियस बने हुए। ये सब सेल्स हैं, और ये इनके अंदर का न्यूक्लियस। तो ये आर्टरी गई, और आर्टरी में ये जो ये दिया हुआ है ना, समझो ये जो एरो अंदर जा रहा है, समझो आर्टरी से ऑक्सीजन जा रहा है, और जो एरो यहाँ से सेल से बाहर जा रहा है, समझो ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। तो सारे सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड देते 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 इस वेन्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बना दिया। और जब आया था ब्लड, ये ऑक्सीडेटेड था, साफ खून था। तो ये चीज़ है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा डिफ्यूजन, क्योंकि गैसेस की बात हो रही तो डिफ्यूजन। सही है, सिंपल सी बात है ये। सही। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फ्लूइड बाउंसिंग द प्लाज्मा, सही है, ठीक है। ये अच्छा है, फ्यू सेल्स आर लोकेटेड मोर देन 50 माइक्रोमीटर्स फ्रॉम अ कैपिलरी विच इन, भाई कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारी कैपिलरी से, फ्यू सेल्स आर लोकेटेड मोर देन 50 माइक्रोमीटर्स फ्रॉम अ कैपिलरी, यानी कि वो कैपिलरी से बहुत करीब होते हैं, बस उनका डिस्टेंस लिखा हुआ है 50 mm, विच इंश्योर्स डिफ्यूजन ऑफ ऑलमोस्ट एनी सब्सटेंस, जो आराम से वहाँ पे डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है, फ्रॉम द कैपिलरी टू द सेल विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, यानी कि जो बहुत करीब होगा उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, कैपिलरीज के जो बहुत करीब जो सेल्स हैं जैसे ये वाले सारे सेल्स हैं, 50 माइक्रोमीटर्स, बहुत कम डिस्टेंस है, और ये कुछ सेकेंड्स में डिफ्यूजन हो जाती है। जो दूर होंगे उनमें भी डिफ्यूजन होगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सही है, दस द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एवरीवेयर इन द बॉडी, बोथ दैट ऑफ द प्लाज्मा एंड दैट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। भाई वो कह रहे हैं कि हमारे सेल्स के बाहर वाला जो फ्लूइड है जिसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, चाहे वो आपके पास प्लाज्मा का हो। प्लाज्मा क्या होता है बेटा? प्लाज्मा जैसे ये खून की नाली है, खून की नाली के अंदर ये सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह, सही है। तो इनके अंदर जो सेल होगा, सॉरी आरबीसी एक सेल है, इसके अंदर का जो फ्लूइड होगा वो इंट्रासेल्यूलर है, उसके जो बाहर का जो फ्लूइड होगा वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। और ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अलावा जो फ्लूइड होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं बेटा। तो प्लाज्मा को मैंने किस में रखा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर में रखा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेल के अंदर का तो नहीं है ना, ये ब्लड के अंदर है, और ब्लड के अंदर सेल्स के अलावा भी चीज होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा में कोई सेल नहीं आता, ये ब्लड का 55% है। दूसरा आपके पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कौन सा होता है? जो कैपिलरीज से लीक हो जाते हैं और वो सेल्स के दरमियान मौजूद हो जाते हैं, जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये दोनों हमेशा आपस में क्या रहते हैं? मिक्स्ड रहते हैं, और इसी वजह से मेंटेन कर सकते हैं ये बॉडी का एनवायरनमेंट, क्योंकि मिक्स नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारा क्या मसला है, अलग अलग रहेंगे तो मसला खराब हो जाएगा। तो होम्योस्टेसिस में बेटा तमाम चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रहती हैं, और मिक्स होगा, फर्क पता चलेगा कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, तभी चीज़ें मेंटेन हो सकती हैं। सही है, अगर मेंटेन नहीं होंगी तो होम्योस्टेसिस है, या होमोजेनिटी यहाँ लिखा हुआ है, वो फिर मसला हो जाएगा उसमें। ठीक है बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये वाले कुछ सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब शॉर्ट शॉर्ट है होम्योस्टेसिस के एतबार से। ये कुछ है टॉपिक्स आपके पास। उसके बाद है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, कौन करवाते हैं? किडनीज का जिक्र है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी यानी कि इम्यून सिस्टम है, ये बड़ा प्यारा सिस्टम है जो कभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाया नहीं जाता बच्चों को। स्किन वाला सिस्टम है ये, स्किन, हेयर्स, नेल्स वगैरह, एंटीक्यूमेंट्री सिस्टम। सही है। इसके बाद आपके पास है, अल्लाह भला करे, कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। अच्छा है, तो लेक्चर नंबर 2 जो है वो काफ़ी जो है वो एडवांस लेवल का होने वाला है इंशाल्लाह। तो हमारे पास लेक्चर 2 में हम लोग ये कुछ मैकेनिज्म सीखेंगे, और लेक्चर 3 में हम लोग इंशाल्लाह ये कवर करेंगे, लास्ट टॉपिक आई गेस ये होगा इस चैप्टर का। हाँ, ये बेसिकली जो है आप क्या कह सकते हो, ये लास्ट टॉपिक होगा, फिर वो तो समरी है। ये आपका यूनिट 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह बच्चों। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस अपलोड करते रहूं बेटा। ये वीडियोस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भी काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बायो की बुक्स उनकी अपडेट हुई हैं तो काफ़ी हद तक एडवांस लेवल पर हो गई है। और जितना हो सके इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द ये लेक्चर्स अपलोड करूंगा, आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो फिजियोलॉजी में ज़रूर मुझे बताना। इंशाल्लाह प्लान तो है कि मैं पैथोलॉजी के और एनेटमी के लेक्चर्स भी अपलोड करूँ। बस आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा, तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सही है, और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।